हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन का टॉपिक, यानी कि फ्रिक्शन से जो आपके न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट बनेंगे और हमारे पास जितने भी फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे ना, उन सबके हम जनरल फॉर्म देख लेंगे ताकि जब न्यूमेरिकल्स करें तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं हम फ्रिक्शन से। अब उससे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि फ्रिक्शन होता कौन है। तो फ्रिक्शन नाम के जो ये इंसान होते हैं, इंसान नहीं होते, यानी फिजिक्स की भाषा में बात करें तो जो फोर्स आपके पास, आप किसी भी चीज के ऊपर जब फोर्स लगाते हो ना, तो उस फोर्स को जो चीज अपोज करती है वो कहलाती है फ्रिक्शन। ठीक है, आपके पास में क्या था, कोई वुडन बॉक्स था और आप उसे क्या कर रहे हो, फ्लोर पर खींचते हुए आगे की साइड लेकर जा रहे हो। मान लिया कि ये आपका फ्लोर था, यहाँ पर कोई वुडन ब्लॉक रखा हुआ है और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो और क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को आगे की साइड लेकर जा रहे हो। ठीक है, आप फोर्स लगा के आगे की साइड लेकर जा रहे हो, लेकिन इसके आगे की साइड मोशन को अपोज करेगी एक और फोर्स जो क्या कहलाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फोर्स अगर इस वाली डायरेक्शन के अंदर लग रही है तो आपके पास में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी पीछे की डायरेक्शन के अंदर। फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है आपके पास में, ये कहलाती है हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारे पास में, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स को जो अपोज करती है उस फोर्स का नाम क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी जब भी आप किसी डायरेक्शन के अंदर आप मूवमेंट कराओगे, मोशन कराओगे और फोर्स अप्लाई कराओगे तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लगती है वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे आपके पास में रोड के ऊपर आपकी कोई गाड़ी चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो उसकी ये टायर्स है सपोज। ठीक है, ये क्या आपके पास में टायर है उसके। ठीक है, अब टायर जब आपका आगे की साइड चलता है, आगे की साइड चलेगा तो उसके पीछे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उसको ग्रिप प्रोवाइड करती है, किसके ऊपर, उस रोड के ऊपर मूवमेंट के लिए। वो ग्रिप प्रोवाइड करने वाली फोर्स क्या होती है, आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अगर मान लिया ये फ्रिक्शनल फोर्स, क्या बोल रही हूं, अगर आपके पास में ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो ना, तो यूं मान लो कि आप चल भी नहीं पाओगे। हमारे भी जो मूवमेंट करते हैं, मतलब कि जब हम भी चलते हैं ना अपने पैरों से, तो हमारे पैरों और जो आपके पास में क्या है, धरती है, जो ग्राउंड है, जो फ्लोर है जिसके ऊपर आप चल रहे होते हो, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से आप स्लिप नहीं होते, आप क्या करते हो, आराम से चल पाते हो। हम बोलते हैं ना कि जो टाइल्स आपके पास, मान लिया कि टाइल्स का है, मार्बल का सरफेस है, अगर उसके ऊपर पानी गिर गया तो आप क्या कर जाते हो, स्लिप कर जाते हो। तो क्यों स्लिप कर जाते हो, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होती है। ठीक है, अगर आपके पास में क्या है, बिल्कुल आपने नई नई टाइल्स लगवाई है तो आप उसमें भी स्लिप करते हो। क्यों, क्योंकि ग्रिप नहीं बनी, ग्रिप इन द सेंस वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स अच्छे से काम नहीं कर पाई और आप क्या कर गए, गिर गए। ठीक है, तो यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा कहां पर लगती है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। कहां पर लगती है, हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगती है आपके पास में, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। यहां तक की बात ठीक होगी हमारे पास में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब बात करें कि फ्रिक्शनल फोर्स आएगी किसके बराबर, जैसे हमने पढ़ा फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, m इंटू जी के बराबर, और भी वेरियस फॉर्म्स होती हैं। ठीक ऐसे ही जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है इसका फॉर्मूला होता है म्यू n के बराबर। अब ये म्यू क्या है और n क्या है, तो जो आपके पास में ये म्यू है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, यानी जो यू के जैसा बना हुआ है ये कहलाता है म्यू, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस n के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या है। उससे पहले देखो, जो आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हो कि दो टाइप की फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं। कौन कौन सी, फ्रिक्शनल फोर्स तो है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास में स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरे का नाम होता है हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन। और इन दोनों के अंदर अब डिफरेंस क्या होता है, देखो स्टैटिक से हम क्या समझते हैं,
स्टैटिक का मतलब जब भी कोई चीज बॉडी आपके पास में रेस्ट में होती है, या फिर देखो स्टैटिक फ्रिक्शन तो कब काम में आएगा, जब कोई भी आपके पास में बॉडी क्या है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम में आता है, जब आपके पास में कोई बॉडी क्या है, मोशन के अंदर है। जब कोई भी चीज मोशन में होती है तो हम बोलते हैं ना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ठीक इसी कंसेप्ट से क्या समझ सकते हो कि जब आपके पास में कोई बॉडी मोशन के अंदर होगी तो किस टाइप का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और जब वो बॉडी रेस्ट के अंदर होगी तो कैसा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहां तक की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आता है जिसको म्यू एस बोलते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं म्यू के। अब इनके फॉर्मूले अगर हम देखें तो जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखोगे तो उसके लिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास में आएगा क्या, F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू में n, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखेंगे तो F इज इक्वल टू म्यू के इंटू में, मतलब म्यू के इंटू में n। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास में, ठीक है। यहां तक की बात। अब इससे कौन कौन से केसेस बनते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, वो हमें देखना है। इसके अंदर दो केसेस बनेंगे, जिसमें से एक केस तो है हमारे पास कुछ इस तरीके का। ये आपके पास में कोई सरफेस था, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था हमारे पास में, ठीक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर आपने क्या करी, सपोज किसी एंगल पर फोर्स लगाई, ठीक है, यानी मान लिया ऐसे तिरछी डायरेक्शन के अंदर क्या लगाई हमने, फोर्स लगाई। तिरछी डायरेक्शन इन द सेंस कि कोई ना कोई एंगल बनेगा। अब मुझे कैसे पता एंगल बनेगा, मैं जिस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रही है यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है, और इसके साथ यहां पर देखूंगी कि कितना एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल बन रहा है। यानी जब मैंने किसी एंगल के ऊपर फोर्स लगाई, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल, ठीक है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ये केस हमारा कौन सा है, जब किसी फोर्स को अप्लाई किया जाता है नॉर्मल, मतलब किसी एंगल के ऊपर, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल, ठीक है, और वो एंगल क्या है हमारे पास में, थीटा है, ठीक। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल, तो यहां क्या होगा आपके पास में, हमें ये पता है कि अगर इस बॉडी का मास m था तो जो आपके पास में मास की वजह से फोर्स लगेगी वो क्या होगी, आपके पास में mg फोर्स हमारे पास में लगेगी। और जब भी कोई आपके पास में ब्लॉक ग्राउंड या किसी सरफेस के ऊपर रखा होता है तो ग्राउंड की वजह से उसके ऊपर लगती है एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, नॉर्मल फोर्स होती है हमारे पास में। और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के क्या लगती है, परपेंडिकुलर लगती है। ये फोर्स कैसे लगेगी, हमेशा हमारे पास में परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है, और n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सरफेस की, ब्लॉक का सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगी, कौन सी फोर्स थी, n से रिप्रेजेंट किया, यानी कि नॉर्मल फोर्स। अब हमें पता है कि अगर हम आगे की साइड फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक आगे की साइड चलेगा, या आपके पास में जो भी कंटेनर होगा वो आगे की साइड चलेगा। फिजिक्स में ब्लॉक ज्यादा वर्ड यूज होता है, तो इसके पीछे वाली डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। अब जब भी कोई फोर्स किसी एंगल के ऊपर लगे, ये अपना केस नंबर 1 है, तो हम क्या मान के चलते हैं यहां पर कि जो फोर्स होगी इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि जो साइड आपके पास में, इसको 90 डिग्री के दो पार्ट्स में डिसॉल्व कर लो। एक साइड लाइन आपके पास में सपोज ये आ गई और दूसरी आ गई, क्या इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा है। तो जो आपके पास में थीटा की साइड वाली साइड होती है उसको तो हम बना देते हैं कॉस थीटा, लिखते हैं हम एफ था यहाँ पर तो एफ कॉस थीटा, और यहाँ पर जो अपोजिट साइड दूसरी बचेगी उसका नाम दिया जाएगा एफ साइन थीटा, यानी उस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब देखो कौन सी फोर्स किसको बैलेंस कर रही है, ठीक है। अब हमें ये चीज देखनी है, तो ध्यान से देखो mg नीचे की साइड लग रहा था, जो आपके पास में f sin थीटा फोर्स थी और नॉर्मल फोर्स थी ऊपर की साइड लग रहे थे। अब यहां पर देखो f cos थीटा इधर लगा होगा, f cos थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगी हुई है, फ्रिक्शनल फोर्स लगी हुई है अपने पास में, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, मैंने नीचे की साइड शो कर रखा है, तो आप इस फ्रिक्शनल फोर्स को ऐसे जो ये सेंटर है इधर से दिखा दो कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगी। अब दिख रही है चारों कौन सी फोर्स किसको बैलेंस कर रही है, तो यहाँ पर क्या है कि F cos थीटा को तो कौन बैलेंस कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक केस आ गया अपने पास में, इसको हम केस नंबर 1 मान लेते हैं।
दूसरा केस क्या होगा, यहां पर दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में कौन कौन सी, n और f साइन थीटा हमारे पास में किसके बराबर हो जाएंगी, mg के बराबर, क्योंकि ये दो फोर्सेस एक डायरेक्शन के अंदर लग रही है और एक फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो यहां से मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी यहां से mg माइनस का f साइन थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, नॉर्मल की, भाई जो नॉर्मल फोर्स लगेगी। ये होगी अपने पास में सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई कि फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा। अब यहां से आगे क्या बनता है कि हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स का क्या पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती है हमारे पास में, तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होती है म्यू एन के बराबर। ठीक है, एन नॉर्मल फोर्स थी। अगर ये ब्लॉक आपके पास रेस्ट पोजीशन में था तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर लिख भी देती हूं, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारे पास में ये, और दूसरे वाला कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास में होता है। तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर हम पुट कर देंगे, n की जगह पे आ जाएगा mg माइनस का f साइन थीटा हमारे पास में। तो यहां से अगर मुझे यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है तो वो भी हमारे पास में निकल जाएगी इस वाले फॉर्मूले से। कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज मत याद करना, हमेशा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना कि कौन सी फोर्स किसको बैलेंस कर लिया और उससे इक्वेशन बना लेना, क्योंकि कितने फॉर्मूलेज हम ऐसे तो याद करेंगे। अब यहां से जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, f, और f के नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, mg माइनस का f साइन थीटा हमारे पास में, और f क्या आती है हमारे पास में, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये निकल गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। अब वो कुछ भी पूछे, नॉर्मल फोर्स पूछे तो वो निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पूछे तो वो निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमारे पास एंगल की वैल्यू दे रखी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इन चीज हमारे पास में क्या होगी, 4 इक्वेशंस बन गई यहां पर। ठीक है, एक केस तो हमारे पास में ये वाला आता है कि जब क्या है आपके पास में एक ग्राउंड के ऊपर हमारे पास में क्या रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा केस बनता है कि जब किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तब कैसे सॉल्व करेंगे। एक केस ये वाला हो गया। सेकेंड केस आता है जब किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने किसी ब्लॉक को रख रखा है, तो हमें देखना है वहां पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास में लगेगी और क्या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। मेन तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है। तो केस नंबर सेकंड है जब आपके पास में क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन हो हमारे पास में। तो इंक्लाइंड प्लेन को कैसे सॉल्व करना है, उसका ये होगा हमारे पास कि ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो इंक्लाइंड प्लेन कैसा होगा, कुछ इस तरीके का हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन होगा, यानी ढलान में है हमारे पास में ये प्लेन। अब यहां पर मैंने क्या रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पर मैंने ब्लॉक रख दिया। ठीक है, अब जो आपके पास में ये ब्लॉक है इसका वेट भी एक्ट करेगा, मतलब इसके मास की वजह से फोर्स लगेगी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास में। अब उसकी वैल्यू देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपका जो mg होता था, स्ट्रेट अगर बॉक्स रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली लिखते थे ऐसे सीधा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर mg आता था। लेकिन यहां पर mg आपके पास में क्या आएगा, यानी जो mg फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका वेट होगा, आगे पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, वहां पर समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या आपके पास में, यहाँ पर इसका वेट थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में एक्ट करेगा। अब टिल्टेड पोजीशन में है तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करा, तो मुझे पता चला कि इसने क्या एंगल बना रखा था, थीटा एंगल बना रखा था। ठीक है, यहां तक की बात। जब भी हमें एंगल निकालना होता है तो हम यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। mg हो गया हमारे पास में, वो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है जो मैथ्स, वो तो नॉर्मल फोर्स होगी n वाली। ये जो मैं नॉर्मल बोल रही थी, मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये मैथ्स के अंदर हम करते हैं किसी का भी एंगल निकालने के लिए। ठीक है, वो अलग है, वो फोर्स है, ये चीज अलग है। अब हमेशा अगर ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, जब भी किसी सरफेस के ऊपर जब तक कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स लगेगी जो कि क्या होगी, n। ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लगी। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो लगती ही हमेशा परपेंडिकुलर है, उसको हम ऐसे एंगल पे टिल्ट नहीं करा सकते कभी भी, उसकी तो कंडीशन ही यही होती है। तो अगर यहाँ पे थीटा बना तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करा सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट में हो जाएगा, जो इधर थीटा के साथ में कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में mg sin थीटा।
ठीक है। अब हमारे पास में यहां पर क्या होगा, ये ब्लॉक मान लिया आपके पास में ऐसे ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, मतलब कि ऐसे एक्सेलरेट कर रहा था, तो एक्सेलरेशन किधर आएगी, ऊपर की साइड आएगी। तो अच्छा, एक्सेलरेशन को छोड़ दो, अभी हम एक्सेलरेशन का नहीं, हम स्टैटिक कोएफिशिएंट की बात करेंगे, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो क्या होगा, जो ये mg sin थीटा, यानी अगर ये ब्लॉक आपका नीचे की साइड आ रहा है स्लाइड करके, तो इसके पीछे की साइड यहां पर कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ब्लॉक क्या कर रहा है आपका, स्लाइड डाउन कर रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड आ रहा है, हम उसकी कंडीशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहा था, ब्लॉक स्लाइड डाउन कर आ रहा था। तो अब हम देख लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है हमारे पास में, mg sin थीटा बैलेंस करेगा। ठीक है, यहां तक की बात। नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल को यहां पर बैलेंस करेगा हमारे पास में mg cos थीटा। यहां तक की बात ठीक हो गई। और अब हमने ये पढ़ रखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू n के बराबर होती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास में म्यू n के, अच्छा हाँ एक चीज तो रह ही गई, कुछ mg cos थीटा हो गया, mg, हाँ देखो mg cos थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है आपके पास में, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो नॉर्मल के अंदर सिर्फ mg cos थीटा नहीं आएगा हमारे पास में, ये दोनों फोर्सेस आएंगी ना। नॉर्मल के अपोजिट कौन कौन सी फोर्सेस आपके पास में प्रेजेंट थी यहाँ पर, तो जब हम पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नॉर्मल आपका किसके बाद में, mg, और f cos थीटा आ गया अपने पास में। ठीक है, हाँ तो देखो जब आपके पास में ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है तो नॉर्मल को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एक तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है, और दूसरी कौन सी लग रही है आपके पास में, mg cos थीटा लग रहा है। ठीक है, दोनों की दोनों फोर्सेस कहां पर लग रही थी, नहीं यार n को mg cos थीटा ही बैलेंस करेगा, mg नहीं आएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो n को किसने बैलेंस कर लिया यहाँ पर आपके पास में, mg cos थीटा ने बैलेंस कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से अगर मैं क्या निकाल लूं, एक हमारे पास में आता है क्या, फोर्स किसके बराबर थी, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n के बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू मैंने लिख दिया, n की वैल्यू क्या है आपके पास में, mg cos थीटा है। ठीक है, यहां तक की बात। अब मैं इस f की जगह पे mg sin थीटा लिख सकती हूं, तो मैंने लिख दिया, क्या हो जाएगा आपके पास में, mg sin थीटा बराबर किसके है, म्यू mg cos थीटा के बराबर। तो देखो mg से mg कैंसिल हो गया आपके पास में, क्या करो sin थीटा इधर था, उधर वाले cos थीटा को आप इधर ले आओ, यहाँ क्या बच जाएगा, म्यू आपके पास में, और sin थीटा बाय में cos थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे केस में किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो इंक्लाइन प्लेन के अंदर जब आपको क्या निकालना हो और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, ब्लॉक यहीं पर बस रुका हुआ है, एक्सेलरेशन के केस में फिर अलग कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो जब अगर आपके पास में स्टैटिक पोजीशन में है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, टेंजेंट थीटा के बराबर। ठीक है, यहां तक की बात। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमसे पूछा जाता है। इंक्लाइन प्लेन में है, लेकिन कैसी है, रेस्ट पोजीशन के अंदर है, ब्लॉक वहां पर रुका हुआ है। जो मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पर एक और मैं n में से माइनस करने की कोशिश करी थी, वो आएगा जब आपके पास में ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तब। ठीक है, तो दो केसेस तो हमने यहाँ पर ये वाले पढ़ लिए। अब एक केस और हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके।